आ जाइए आ जाइए। ओके, सो सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं एजेंडा ऑफ द क्लास। ठीक है, अभी आई वाज समवॉट कंफ्यूज कि ये ओवरऑल इसका कंटेंट को कैसे मैनेज करूं। ठीक है, सो आई एम डूइंग अ पोल। पोल ये है कि हाउ मेनी ऑफ यू, आप में से कितने लोग 2020 में भी प्रीलिम्स दे रहे हैं? 2020 वाले यस करेंगे, एंड जो 2020 में नई एग्जाम दे रहे दे विल ऑप्ट फॉर नो। ठीक है, समझ गए? पोल में 2020 का जो दे रहे हैं दे विल ऑप्ट फॉर यस। पोल में अभी पोल आएगा, उसमें करना है। जो 2020 में नहीं दे रहे, 2021 या 22 में दे रहे हैं, दे विल से नो। हाय श्रुति, हाय पायल। दीपशिका गुप्ता, you have attempts left in IAS? Okay, almost it's a tie. Good evening, Shalini, good evening. Okay, you have attempt left. Still we are hopeful. तुम्हारे इंटरव्यू के लिए आई विल, अभी 4-5 बच्चे और हैं देयर ऑल्सो। भी मैं एक जूम वगैरह करके ना, मैं कुछ कोशिश कर रहा हूँ ऐसा कि वी विल अरेंज अ जूम सेटअप एंड वी विल गो लाइव। तो लाइव तुम लोगों का मॉक टाइप का एक ग्रुप डिस्कशन करूंगा। कुछ नया किया जाए, कुछ हंगामा खेज किया जाए, दुनिया देखे कि भाई ऐसे बच्चे भी तैयारी करते हैं। ठीक है, दैट विल बी गुड फॉर न्यू कमर्स ऑल्सो। चलो भाई, तो इट्स अ टाई। ऑलमोस्ट आधे लोग 2020 वाले हैं, 2021 में भी होंगे ही कंटेंडर। सो फॉर मी इट्स अ डिफिकल्ट थिंग, बट व्हाट आई विल डू, सी इस बार का प्रीलिम्स अक्टूबर में है एंड टेक्निकली यूपीएससी 1 महीने पहले तक का करंट दे कवर। ठीक है, तो जैसे अभी आज की क्लास एंड क्लास ऑन ट्यूसडे, आज के बाद ये करंट अफेयर्स वाली क्लास अब है ट्यूसडे 9:30 PM। ठीक है, हालांकि शेड्यूल में दिख जाएगा, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू। तो ये 2 क्लासेस में मैं सिर्फ जून के इवेंट्स अभी लूंगा। ठीक है, जो अभी जून में प्रीलिम्स के हिसाब से वट एवर इम्पोर्टेंट वी नीड टू नो। थोड़ा सा ये भी सीखना कि प्रीलिम्स के लिए कैसे कितना टॉपिक्स को हमको पकड़ना है, कितना उनके बारे में जानना है। मैं हमेशा कहता हूँ जो हम लोग डीएनए करते हैं रोज, कि दिस इज, इसमें टाइम टेकन पढ़ना नहीं है, समझना नहीं है, इसमें टाइम टेकन है ओवरऑल टू नो व्हाट इज टू बी रेड। तो वो आपको काम नहीं करना है फिलहाल। 2021 वालों को तो मैं कह सकता हूँ कि मैं जब तक हूँ, तो अभी हम आगे नेक्स्ट मंथ से मैं सारी स्पेशल क्लासेस, क्योंकि इंडिया में आप लोग आए नहीं पढ़ने ज्यादा लोग, तो मैं क्यों मेहनत करूं उसमें। ठीक है ना, तो जो कस्टमर को चाहिए वही वाला प्रोडक्ट बेचेंगे, है ना, क्लियर बात है। कॉमर्शियल सारा कुछ वो है। तो वट एवर यू वॉन्ट इंडिया आप लोग अपने आप पढ़ सकते हैं, तो वाई शुड आई ट्रबल यू, है ना। और उस हिसाब से आई विल मैनेज एवरीथिंग। तो ये समझ गए? तो दिस इज लाइक कि इस बार के प्रीलिम्स में ओवरऑल 31 मतलब अगस्त तक का तो कवर करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, अगस्त तक का तो कवर करना ही पड़ेगा। सितंबर हम लोग छोड़ सकते हैं। ये भी पॉसिबल है कि पेपर सेटअप हो गया हो, आई कांट रूल आउट, बट यू कांट ऑफ दैट वे। आपको तो अगस्त तक का पढ़ना ही पड़ेगा, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। ठीक है ना, तो चलो उस पर बात करते हैं। तुम लोग हर चीज में वही, है ना, देखते हैं। ठीक है, जो भी वट एवर इज बेस्ट, बट ठीक है वट एवर। तो अगस्त तक का हमको करना ही है। तो व्हाट आई विल डू इज, जो नेक्स्ट ईयर दे रहे हैं उनको ओवरऑल, मतलब व्हाट आई हैव रिकमेंडेड कि आप जनवरी 2020 ऑनवर्ड्स आप पूरा कवर करो फॉर 2021 गाइस। क्योंकि कोई भी पेपर उठा के देख लो पिछले 3 साल का, करंट अफेयर्स अब उस तरह का नहीं है जिसमें कि वो जो रनिंग मंथ होता है, जो रनिंग ईयर होता है 12 मंथ्स, आप मई टू अप्रैल आप कवर करके आप सोचो कि यू कैन अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। दैट्स नॉट द केस।
और इसमें मैं सिलेक्टिव टॉपिक्स में इस तरह भी रहूंगा कि वो टॉपिक्स आपको लॉन्ग टर्म में अदरवाइज भी काफी कुछ हेल्प करेंगे, ठीक है। जैसे मेंस को भी आप काफी कुछ स्ट्रेंथन कर सकते हैं इन्हीं टॉपिक्स के थ्रू। दे आर नॉट जस्ट कि फायर एंड फॉरगेट, मतलब याद करा, प्री दिया और सब भूल गए, नो। इसके कई इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स प्री में तो ही हम प्री फोकस करेंगे, बिल्कुल शॉर्ट क्रिस्पी। अभी आप यू विल सी द स्पीड एंड कितना हम टॉपिक्स में जाएंगे, ठीक है। लेकिन उन्हीं के थ्रू, क्योंकि गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स, गवर्नमेंट के प्लान्स, पॉलिसीज, ये सब कवर होता है इसमें। और वो फिर आप जब मेंस के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो तो यू कैन ऑलवेज ऐड अप दोज पॉइंट्स इन दैट सेंस आल्सो। तो वो दोनों चीजें हैं। तो 2020, 2021, ठीक है, दोनों के लिए यूजफुल होगा। अभी तो जून का तो दोनों को पढ़ना ही है। आगे में जुलाई, अगस्त, सितंबर, इनमें जो क्लासेस होगा, जैसे आप लोगों के साथ अभी ट्यूनिंग बनती है, उसको हम लोग असेस करके उसको देखते हैं कैसे करना है, ठीक है। चलो लेट्स मूव। एक और बात, क्योंकि ज्यादातर हमारे इस क्लास में वो लोग हैं जो मेरे साथ न्यूज़पेपर डीएनए रोज करते हैं, प्लस वाले उसमें, तो ब्रॉडली मैं कोशिश करूंगा कि वो ओवरलैपिंग ना हो, जिससे उनका टाइम वेस्ट ना हो। लेकिन जहां पर कुछ एडिशन मुझे करना है, टॉपिक वी हैव डिस्कस्ड इन द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस, लेकिन उस टॉपिक में कुछ अगर एडिशंस हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट बातें करनी है, या उसका एक प्रीलिम्स का एक पूरा ब्रीफ सिनॉप्सिस देना है, तो वो टॉपिक आएंगे। बट दे विल बी वेरी लेस। आज 3-4-5 टॉपिक ऐसे हो सकते हैं, लेकिन फ्यूचर क्लासेस में वो एकदम जीरो हो जाएगा, ठीक है। हमको ब्रॉडली हम जो डिस्कस कर चुके हैं हिंदू एक्सप्रेस में, उसको हम दोबारा इसमें नहीं लाएंगे, ठीक है। तो दिस इज द होल अरेंजमेंट। लेट्स बिगिन द फर्स्ट टॉपिक, इंडिया इलेक्टेड एज यू, ये हमने डीएनए में करा हुआ है, बट अब देखो इसमें कुछ एडिशंस हैं, इसलिए मैं इसको दोबारा करा रहा हूं, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स मेरे हिसाब से जो बहुत एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट लगेंगे, दैट आई विल स्ट्रेस, उसको थोड़ा और कर लेना, तो ये उन्हीं में से है। ऑलमोस्ट सर्टेन है किसी तरीके से इसको पूछेगा, बिकॉज इट्स अ बिग अचीवमेंट, ठीक है ना। आफ्टर अ डिकेड इंडिया इज गोइंग टू बी लाइक सिटिंग इन द हॉर्स शू टेबल, रिमेंबर द वर्ड, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा जस्ट टू सेव टाइम। सो हम लोग ऑलमोस्ट एक डिकेड के बाद हम लोग नॉन परमानेंट मेंबर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बन गए हैं, मतलब बन जाएंगे 1 जनवरी से। वी विल बी लाइक टेकिंग पार्ट इन द डेलिब्रेशंस। अब इसमें प्रीलिम्स के हिसाब से व्हाट आर द डिफरेंट पॉइंटर्स, क्या क्या पूछ सकता है। कल हम डीएनए में कर रहे थे यूएन एट 75, रिमेंबर, ठीक है। तो बार बार यूएन डिफरेंट रीजन से बहुत कुछ न्यूज में है। सो ऑलवेज कीप इट इन माइंड कि जब इतना न्यूज में है, इतने मतलब इसको लेकर अलग अलग तरह से डिस्कशंस हो रहे हैं, तो यूपीएससी को भी उतनी बार उसके आंखों के सामने से निकल रहा है पेपर सेटर्स के, तो ऑब्वियसली यू विल फाइंड समथिंग ऑन इट। इस इशू में जितना कुछ प्री के लिए वी नीड टू नो, मैं आपके सामने जल्दी से रख रहा हूं। ये पीडीएफ इसमें रहती है भाई, जो लोग हमारे ऑफलाइन के दोस्त आए हैं, तो ये जो आप साइट पर हो, इसमें ये पीडीएफ रहेगी, तो यू कैन ऑलवेज डाउनलोड, ठीक है। इंडिया इज selected for this membership for the 8th term, ठीक है। ये सारे स्टेटमेंट्स के हिसाब से ध्यान रखना है। 8th term, ये इंडिया का 8th term होगा। This time we secured 184 votes out of 192 votes, so quite a majority, ठीक है। Although technically we need to get 2/3 of the total votes, so अगर सारे 193 मेंबर्स देते हैं तो इट कम्स आउट टू बी रफली 128.66 आता है। सो 129 यू कैन से, इसमें 128 लिखा हुआ है, बट देते नहीं है, एब्सटेन होता ही होता है, तो ऑब्वियसली कभी वो नंबर उतना नहीं रहता। तो 184 वोट्स वी हैव गॉट, एंड दिस मींस कि अवर लाइक अवर मेंबरशिप stake was quite recommended, and India has earlier been a part of the Security Council. ये years याद रखना, एक statement इस तरह का आ सकता है।
मतलब इनमें से किस ड्यूरेशन में हम नहीं रहे, ठीक है। अगर बहुत कई बार फैक्चुअल जाता है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। 50-51 में रहे, 67, 68, 72, 73, 77, ऑल दीज, ठीक है। आई एम नॉट इवन रीडिंग इट जस्ट टू सेव टाइम, तो ये पता होना चाहिए। मैं इंडिकेट करता चला जाऊंगा, बाकी पीडीएफ आपके पास है। ओके, सो ये हमारा टेन्योर रहा है। लास्ट वी वर इन द सिक्योरिटी काउंसिल इन 2011-12 एंड we got 187 votes last time। हम 187 वोट्स हमको मिले थे। और कजाकिस्तान, इस बार तो कोई हमारे सामने था नहीं, उसमें कजाकिस्तान वाज कंटेस्टिंग अगेंस्ट अस। तो ब्रॉडली ये सारी बातें भी पता होनी चाहिए। इस बार इस इलेक्शन को फाइट करने में और उसके बाद जब हम विक्टोरियस इमर्ज हुए हैं, तो हमने जो प्रायोरिटीज, जो हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूएन में, उन्होंने 5 की प्रायोरिटीज, अब ये मेंस के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दैट्स व्हाई आई हैव एडेड दिस स्लाइड अगेन। मेंस में भी पूछ सकता है, बीइंग अ नॉन परमानेंट मेंबर, व्हाट विल बी द इंडियाज फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटीज, ठीक है। तो ये 5 चीजों को ही एक्सपैंड करना है। पहली क्या है? न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रोग्रेस, ठीक है। प्रोग्रेस नॉट फॉर इंडिया, बिकॉज यू आर रिप्रेजेंटिंग ओवरऑल एशिया पैसिफिक, ठीक है। सो व्हाट आर द न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रोग्रेस? ब्रॉडली यू कैन से फॉर द थर्ड वर्ल्ड, पूरे थर्ड वर्ल्ड के लिए क्या प्रोग्रेस अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, उसको हम डेलिब्रेट कर सकते हैं। Reforming the multilateral system, which is going to be a reality in post-corona new world order. So this reform of the multilateral system, that is the second priority for India. Effective response to international terrorism, it has always been India का बहुत बड़ा इसमें stake रहा है। We want what? बताओ जरा, comment में लिखो। Terrorism पर हम UN में क्या सबसे बड़ी डिमांड है हमारी? Quick. What is our demand? Precisely रेखा, CCIT, ठीक है, Comprehensive Convention on International Terrorism। चलो, 4th one is comprehensive approach to international peace, and 5th priority will be promoting technologies with human touch. So these will be 5 key priorities as a non-permanent member. This I'm again and again saying it's going to be very important. Mains में तो definitely you will see this term, pre में भी पूछ सकता है। Norms, new orientation for a reformed multilateral system। ये बहुत important एक हमारा एक ओवरऑल स्ट्रैटेजिक एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हमारा एक इंक्लिनेशन रहेगा कि हम लोग मल्टीलेटरल सिस्टम के लिए एक नए, यानी इसमें सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स ऑब्वियसली इट विल एड अप। तो नॉर्म्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। एंड दिस 5S पॉलिसी जो अदरवाइज हम इंडिया चाइना में करते, बट इंडिया ने अब इसको ओवरऑल यूनाइटेड नेशंस की और सिक्योरिटी काउंसिल की वर्किंग में भी एक तरह से उसको फ्रंट फुटेज पे डाल दिया है। 5S, संवाद, दैट इज डायलॉग, सम्मान, that is respect, शांति, peace, समृद्धि, समृद्धि लिख दिया है, this is M, समृद्धि, prosperity, and सहयोग, cooperation. So this 5S principle, which is more or less a replica of Panchsheel, you can say, है ना? There also we have 5 principles, 5 वहां पर भी सिद्धांत थे। तो ये 5S ये प्रेजेंट एनडीए गवर्नमेंट का, yes नहीं, obviously it's like Panchsheel, हमने IR की बेसिक क्लासेस में डिस्कस भी किया था। So this 5S ये हमारी अप्रोच रहेगी सिक्योरिटी काउंसिल में थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के और नैम कंट्रीज के जो इंटरेस्ट हैं इन 5S को लेकर, उसको हम सिक्योरिटी काउंसिल में डेफिनेटली पुट अप करना चाहेंगे। एक एस्पेक्ट जो प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द इलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। वी हैव डिस्कस्ड इलेक्शन प्रोसेस, बट आई हैव एडेड सम न्यू डायमेंशंस जस्ट टू क्लोज इट फॉर ऑल टाइम। अब प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए और कुछ नहीं पढ़ना है। हमने इसको डीएनए में डिस्कस किया, वो सारे मेंस के एस्पेक्ट थे। प्री के लिए वी आर एडिंग फ्यू मोर थिंग्स। ये फिगर मैंने पहले भी आपको डीएनए में दिया था। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल मेंबरशिप। टोटल 15 मेंबर्स, 5 परमानेंट, ठीक है, यू नो दीज आर द परमानेंट मेंबर्स,
which is like historically the victorious group of the Second World War. 5 permanent, you must be knowing the names, okay? And 10 non-permanent members. And these 10 non-permanent members, they are divided into different regions. So regional एक तरह से रिजर्वेशन है non-permanent membership का. 10 में एशिया से 2, अफ्रीका से 3, लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन रीजन से 2, ईस्टर्न यूरोप से 1 एंड वेस्टर्न यूरोप एंड अदर कंट्रीज, इस कोटा से 2 कंट्रीज को रिप्रेजेंटेशन मिलता है. तो दिस इज हाउ दिस 10 मेंबर्स दे गॉट रीजनली डिवाइडेड. अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंटर है, इलेक्शंस जो होते हैं उसमें ऑड इवन का रूल होता है, ठीक है, अ सॉर्ट ऑफ ऑड इवन रूल. Elections for the terms beginning in even numbered years like this one 2020, ठीक है, जब इवन नंबर होगा ईयर में तो क्या होगा, 2 अफ्रीकन मेंबर्स, टोटल कितना है 3. सो 3 में से 2 अफ्रीकन मेंबर्स इवन ईयर्स में सिलेक्ट होते हैं और एक मेंबर ईस्टर्न यूरोप से, एशिया पैसिफिक से और लैटिन अमेरिका और कैरिबिया से सिलेक्ट होता है. So 5 members in even numbered years and 5 members will be selected in odd numbered years. So they are equally divided. You can say alternate years you will get 5 elections for the 5 seats. ठीक है, तो इस बार 2020 इवन नंबर था, तो 2 अफ्रीका से, 1 ईस्ट यूरोप से, 1 एशिया पैसिफिक से और 1 लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई रीजन से आया. टर्म्स बिगिनिंग इन ऑड नंबर ईयर्स, 2 वेस्ट यूरोप से and 1 each from Asia Pacific, Africa and Latin America and Caribbean. So this is the process. One interesting fact is of the 5 seats for Africa and Asia, broadly Asia Africa को मिलाकर 5 सीटें allocate हुई थी and then mutually they have agreed कि 3 seats will go to Africa because in permanent membership Africa is the only continent which is not represented. तो अफ्रीका से एक भी परमानेंट मेंबर नहीं है, तो 5 सीटें जो अफ्रीका एशिया को एलोकेट हुई थी उसमें 3 अफ्रीका को दे दी गई और 2 एशिया को मिल गई, जो अल्टरनेट ईयर्स में जो इलेक्शंस होते हैं. वन मोर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, अरब वर्ड इसमें ओवरऑल मिसिंग है. तो व्हाट हैपेंस कि एक इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है अफ्रीका और एशिया पैसिफिक के बीच. एवरी 2 years दे रोटेट द अरब मेंबरशिप, यानी हर 2 साल के बाद एक बार अफ्रीका अपने कोटे से अरब वर्ल्ड को रिप्रेजेंटेशन देता है एंड आफ्टर 2 years अरब कंट्रीज विल गेट रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम एशिया पैसिफिक membership. So this is also one very interesting point in the whole election. So these are the pointers. Election कहाँ पर होता है? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में, जो एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है यूएन की. एंड द इफ यू वांट, if there is a contest, if some country is fighting against you, so you need to get minimum 2/3 of votes, which we have discussed earlier also. तो ये पूरा टॉपिक प्रीलिम्स के हिसाब से this much you should know, ठीक है, और इसमें यूएन और बाकी जो एस्पेक्ट्स हैं उसको हम लोग जोड़ सकते हैं. सेकंड टॉपिक, ये सारे मैं अभी जून में जो पिछले कुछ 15-20 दिन का, ये मतलब पूरा जून को मैं कवर कर रहा हूं अभी. तो यू हैव टू बी लाइक, आपने देखा भी होगा अगर, एंड ऑब्वियसली ये हिंदू और एक्सप्रेस के बाहर के न्यूज आइटम्स होंगे, क्योंकि हिंदू एक्सप्रेस में जो भी प्री मेंस का आया वो हमने अपने डीएनए क्लास में उसको डिस्कस किया है. सो दिस इज बियॉन्ड दीज 2 न्यूज़पेपर्स, डिफरेंट वेबसाइट्स, पीआईबी, सबको इसमें मैंने कवर कर लिया है, ठीक है. सो ये इन्वायरमेंट इकोलॉजी में यूपीएससी हैज अ वेरी लाइक पॉइंटेड आई ऑन सच टॉपिक्स. कोई नई स्पीशी किसी भी वाइल्ड लाइफ में, किसी भी एनिमल स्पीशी को कुछ नया इंडिया में या वर्ल्ड में कुछ लोकेट किया जाए, या कुछ एक्सटिंक्ट होने वाला हो, या कोई स्पेशल कोई इन्वायरमेंटल क्राइसिस क्रिएट हो रहा हो, ठीक है, जो which may be very small right now but which may have a very big future, जो फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसी चीजों को यूपीएससी इन्वायरमेंट में क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आने लगे हैं तो उसको पिक करता है. तो दिस टॉपिक इज इन दैट कोटा, ठीक है. ये जून का एक पूरा डेवलपमेंट है.
अब व्हाट वी नीड टू नो उसको देखते हैं। तो ये स्कॉर्पेनोप्सिस नेग्लेक्टा, स्कॉर्पेनोप्सिस नेग्लेक्टा, ये एक रेयर, ये कोई नई फिश स्पीशी नहीं आ गई है, बट एक रेयर फिश स्पीशी है जिसको पहली बार इंडियन वाटर्स में लोकेट किया गया है। एंड व्हेनेवर यू हैव सच न्यूज, फर्स्ट टाइम लोकेटेड इन इंडिया, फर्स्ट टाइम सीन इन इंडिया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको जरूर हमें पढ़ना है। तो दिस रेयर फिश इज फाउंड इन वेयर, गल्फ ऑफ मन्नार। तो जब अब टॉपिक्स को ब्रांचिंग करते रहो, ठीक है ना। अब या तो अगर स्कॉर्पेनोप्सिस नेग्लेक्टा, अगर इसको नेग्लेक्ट करेगा यूपीएससी, तो हो सकता है गल्फ ऑफ मन्नार जहां ये लोकेट हुआ है इस पर क्वेश्चन पूछ ले। आपकी बैंडविड्थ को टेस्ट करता है कि ये तो सबने पढ़ा होगा, ठीक है, मतलब ये नहीं भी पढ़ा होगा, बट आई एम टेलिंग यू हाउ दे मेक क्वेश्चंस, तो ये तो पढ़ा होगा। अब इसके साथ क्या कैंडिडेट ने इतना भी दिमाग लगाया होगा कि मैं ये भी पढ़ लूं, तो उस पर चला गया इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। जैसे तीस्ता, आईआर में इंडिया बांग्लादेश के बीच डिस्प्यूट है, ठीक है, तो आपने वो तो इंडिया बांग्लादेश के साथ व्हाट आर द इश्यूज यू हैव रेड, बट उसने तीस्ता का ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट पूछ लिया कि तीस्ता ओरिजिनेट होती है फिर बांग्लादेश में कहाँ मर्ज होती है, क्या वो बांग्लादेश के बॉर्डर पर ही जो है कहीं सी में चली जाती है, थिंग्स लाइक दैट, ठीक है। तो आपने क्या उस नदी का ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट भी पकड़ा, दिस इज द थिंग। या हो सकता है उसमें पूछ लेता कि क्या कुछ तीस्ता, जैसे सुंदरबन नेहा ने बोला, तो सुंदरबन पे कुछ क्वेश्चन आ जाता। तो आपको थोड़ा कनेक्टिंग डॉट्स मिलाते हुए पढ़ना होता है, और यही रीजन है कि हम जब प्रीलिम्स होता है तो उसमें हम क्वेश्चंस को मिस कर देते हैं, बिकॉज इनडायरेक्ट एंट्रीज बहुत होती हैं। चलो, तो ये रिसर्चर्स को किसने ढूंढा, इसको स्कॉर्पेनोप्सिस नेग्लेक्टा को? सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। अब ये आ गया, ये हम लोग इंडिया कर रहे थे, पता नहीं आगे करेंगे कि नहीं, बट अगर हम इंडिया को सीरियसली करेंगे तो उसमें ये सारे इंस्टीट्यूट्स यू विल फाइंड, ठीक है। अब इंस्टीट्यूट्स पर भी प्री में क्वेश्चंस आते हैं, तो यू हैव टू नो कि भाई ये इंस्टीट्यूट, इसका काम क्या है, इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है, इसके कितने जोनल ऑफिसेज हैं। ऐसे बहुत बेसिक और बोरिंग फैक्ट्स भी प्रीलिम्स में स्टेटमेंट फॉर्म्स में आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग और हैपनिंग आपको पढ़ना होगा। दिस एग्जाम इज नॉट दैट इजी। many times you have to memorize, you have to like at least read it thrice or 4 times, so that options are also in front of you, but you can negate कि this is not true, है ना, ये नहीं था, इतना नहीं था। मेमोराइज तो कर नहीं सकते, अब उसको रिवाइज इतना करना है कि वहां पे जब आंसर भी आपके सामने है तो आप उसको एलिमिनेट कर सको कि यार ऐसा नहीं था, यहाँ पर इतने ऑफिसर्स नहीं थे। तो दिस इज द जर्नी, ठीक है। सो सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके रिसर्चर्स ने एक रेयर फिश, ये स्कॉर्पेनोप्सिस नेग्लेक्टा, द नेम इज आल्सो सो डिफिकल्ट, तो इसको गल्फ ऑफ मन्नार में लोकेट किया है, ठीक है। स्पेसिमेन जो इसका है उसको डिपॉजिट किया गया है नेशनल मरीन बायोडाइवर्सिटी म्यूजियम में। सो एक नया एस्पेक्ट आपने क्या सीखा कि जो इस तरह की जो फर्स्ट टाइम कोई स्पीशीज कहीं पर लोकेट होती हैं तो उसका सैंपल कहां पर चला जाता है। अगर ये मरीन स्पीशी है तो नेशनल मरीन बायोडाइवर्सिटी म्यूजियम, यहां पर यू हैव टू सेंड इट। और ये सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर इसको डिपॉजिट कर दिया है। ये म्यूजियम कहाँ पर है ये थोड़ा देख लेना, ठीक है। इसको थोड़ा थोड़ा होमवर्क में यहाँ एस्ट्रिक बना लो, ठीक है। इसको सर्च करना कि वेयर इज द म्यूजियम, इससे आप थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे इसको। फिश को, इस स्कॉर्पेनोप्सिस नेग्लेक्टा को लोकली स्कॉर्पियन फिश, दिस इज द इजी नेम, ऐसे नाम होने चाहिए, तो उसको लोकली स्कॉर्पियन फिश कहा जाता है। स्कॉर्पियन एज इन समथिंग वेनमस, कुछ जहरीला इसमें है। तो ओवरऑल स्कॉर्पियन फिश एक वेनमस टेल, देखिए इसमें जो आपको ये दिख रहा है, ओवरऑल इसकी एक वेनमस टेल होती है। और जब ये स्पाइन जो है टेल में, ये किसी इंडिविजुअल को जब ये पियर्स करती है तो द वेनम गेट्स इंजेक्टेड एंड इट कॉजेस सीवियर पेन। डेथ नहीं होती, इट्स नॉट हाईली वेनमस, बट ओवरऑल
इट कॉजेज सीवियर पेन। तो ये इसकी एक टिपिकल इस फिश की एक क्वालिटी भी है। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम द स्पीशीज हैज बीन फाउंड अलाइव इन इंडियन वाटर्स। गल्फ ऑफ मन्नार, आई हैव टोल्ड यू, थोड़ा सा इसके बारे में मैंने इंफॉर्मेशन डाल दी है, बट यू कैन ऑलवेज एड अप, और आप इन्वायरमेंट में इसको बहुत ही डिटेल में पढ़ते होगे, ठीक है। ये क्या आप लोग कहाँ पर है, क्या ढूंढ के गल्फ ऑफ मन्नार का है, ये डिस्कस कर रहे हो क्या? हाँ, अच्छा। इट इज अ शैलो बे इन द इंडियन ओशन बिटवीन श्रीलंका एंड इंडिया, चेन ऑफ लो आइलैंड्स एंड रीफ्स कॉल्ड राम सेतु, कंट्रोवर्शियल था पॉलिटी में भी, and it separates Gulf of Mannar from Pak Bay or Pak Strait. Gulf of Mannar is also called Adams Bridge. Gulf of Mannar is a biosphere reserve. कितने हैं इंडिया में? 18, ठीक है ना। And you must have read and you must remember कहाँ कहाँ पर क्या हैं, और फिर उनको डिवाइड करके पढ़ो, ठीक है ना। डिवाइड एज इन कि ईस्टर्न हिमालयाज, वेस्टर्न हिमालयाज, ठीक है ना, सारा ज्योग्राफिकली डिवाइड करके पढ़ो, क्योंकि अब बायोस्फीयर रिजर्व कौन कहां पर है ये यूपीएससी नहीं पूछेगा, ठीक है ना। ये ओवरऑल आपको ज्योग्राफिकल, क्लाइमेटिक और बाकी आपको सिम्टम्स बताकर दे आस्क कि भैया ये कहाँ की बात कर रहे हैं। कुछ एनिमल स्पीशीज लिख दी, कुछ वहां का क्लाइमेट आपको डिस्क्राइब कर दिया, एंड देन एक पहेली की तरह, क्विज की तरह कि हम किसकी बात कर रहे हैं, कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है। तो बायोस्फीयर रिजर्व तो पूछेगा ही, सेंचुरीज पूछेगा ही, ठीक है, नेशनल पार्क्स पूछेगा ही, बट देखो उसका पूछने का जो डायमेंशन है वो जो बदलता है टाइम के साथ, उसको कैप्चर करना इंपॉर्टेंट है। सो गल्फ ऑफ मन्नार इज अ बायोस्फीयर रिजर्व। According to UNESCO, the Gulf of Mannar has 4,223 species of plants and animals, representing from primitive to higher forms, and it makes it one of the richest coastal regions in India. तो ये biodiversity hotspot भी माना जाता है. So that's why Gulf of Mannar is very important, and we have found a rare fish in Gulf of Mannar. Clear है? यहाँ पर दो इस informations इसमें आपको और दिखेंगी. लाइट चली गई है, कोई बात नहीं, नेट नहीं जाएगा, कनेक्टेड यूपीएस। तो ये जो स्कॉर्पियन फिश है, इसकी एक और एबिलिटी है टू चेंज कलर। तो यहाँ देखोगे थोड़ा सा कलर डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। तो ओवरऑल ये सारे इसके सिम्टम्स भी याद रखना। क्लियर है? चलो, थर्ड टॉपिक मैं फिर कह रहा हूं, हम जून 2020 में यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए What we need to know, क्या हमको पता होना चाहिए, हम उन सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। So 1st of June 2020, Prime Minister Narendra Modi has launched a technology platform called Champions. अब ऐसी चीजों में जनरली जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, वो अगर बेसिक सिंपल क्वेश्चन होगा तो दे विल आस्क कि ये क्या है, ठीक है। जनरली 60% क्वेश्चंस यू विल फाइंड कि व्हाट इज चैंपियंस। तो आपने अगर एक बार भी पढ़ लिया कि चैंपियन क्या था, एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म था जिसका बड़ा भयानक सा नाम था। चैंपियन मींस क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। दिस इज द लाइक फुल फॉर्म ऑफ चैंपियन। अब खाली इस फुल फॉर्म से यू वोंट कनेक्ट कि ये है क्या, ठीक है। सो थोड़ा सा नीचे और पढ़ लो। और इसमें इतना डिटेल क्यों दिया है मैंने? बिकॉज ये आपको मेंस के लिए भी काम आएगा। आई एम टेलिंग यू कि ज्यादातर टॉपिक जो आप प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ते हैं, तो 4 अक्टूबर ऑनवर्ड्स ऐसा नहीं है कि वो सब भूल जाना है। जो एक बार मेहनत करोगे, इसको यही सब मेंस में भी आएगा। एमएसएमईज पर क्वेश्चन आएगा ना मेंस में कि नहीं आएगा, ये बताओ। आएगा ना। एमएसएमईज को कितना हमने डिस्कस करा है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रॉब्लम है। अब दिस होल प्रोग्राम, और यू कैन से द इनिशिएटिव, इट इज फॉर एमएसएमईज। तो अगर इस प्रोग्राम के बारे में वी नो दीज पॉइंट्स, तो अगर एमएसएमई पर कभी भी लिखोगे तो ये पॉइंट्स तुम्हारे लिए बहुत काम के हैं। तो दे विल नेवर गो वेस्ट, बिलीव मी। तो इनको ऐसे मत रटना मत, इनको समझने का थोड़ा कोशिश करो। बस हाँ, बेसिक चीज ये समझ लो, चैंपियन इज क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। आउटपुट किसका? ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल आउटपुट है,
क्योंकि एमएसएमईज को स्ट्रेंथन करना है। और ऑब्वियसली जब ये आउटपुट बढ़ेगा तो आपको नेशनल स्ट्रेंथ या नेशनल प्रोडक्टिविटी इससे इट विल इंक्रीज। तो प्राइम मिनिस्टर ने चैंपियन को लॉन्च किया। ये जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है ये बेसिकली एक पोर्टल है, ठीक है, एंड दिस पोर्टल एम्स टू मेक स्मॉलर यूनिट्स बिग, स्मॉलर एज इन एमएसएमईज में जो एक फ्रॉम बॉटम टू टॉप अप्रोच है, ठीक है, फ्रॉम माइक्रो टू स्मॉल टू मीडियम, ठीक है। स्मॉलर यूनिट्स को हमें बिगर डायमेंशंस में कन्वर्ट करना है और इसके लिए क्या करना होगा, उनको सपोर्ट करना होगा, उनको एनकरेज करना होगा, उनकी जो ग्रीवांसेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करना होगा, उनको हेल्प करना होगा और उनको हैंड होल्डिंग मतलब उनको एक तरह से साथ लेकर चलना होगा। तो इट विल एक्ट एज वन स्टॉप शॉप सॉल्यूशन ऑफ ऑल एंटिटीज ऑफ एमएसएमई सेक्टर। बेसिकली ये एक वेब बेस्ड एक टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म बना दिया बहुत अच्छा सा, जिसको कौन चला रहा है प्री के लिए, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर विच वी कॉल एनआईसी, जिसको आप निक नेट, है ना, गवर्नमेंट की ऑल द मेजर वेबसाइट्स .nic.in, तो निक नेट ये नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर इसको चलाता है, ठीक है। तो ये इसी एनआईसी से पूरा ये पोर्टल भी चलेगा, यानी इसमें ऑब्वियसली टेक्नोलॉजिकली कोई हिकअप्स नहीं होंगे एंड एमएसएमईज की ग्रीवांस रिड्रेसल से लेकर उनको क्या नई अपॉर्चुनिटीज हैं, उनकी एक्सेसरीज, मेडिकल इक्विपमेंट, जो भी उनकी नीड है, यू कैन रीड ऑल दिस पॉइंट्स, उन सब के लिए एक तरह से हेल्प करना, एक वेब प्लेटफॉर्म के थ्रू आप उनको एक इंटरफेस दे रहे हो कि दे कैन सॉर्ट आउट वॉट एवर प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग, ठीक है। तो इसको पूरा इंप्लीमेंट किया जा रहा है और इसमें भी ये इंपॉर्टेंट एक बात थी कि चैंपियंस विल हेल्प एनकरेज एंड आइडेंटिफाई स्पार्क्स। स्पार्क्स का यहाँ मतलब है कि जो डिफरेंट एमएसएमईज हैं उनमें जिनमें बहुत अच्छा, खासतौर से ये पोस्ट कोरोना जो सिनेरियो है, स्पार्क वही कहते हैं ना कि जिसके अंदर कुछ बहुत तेजी से आगे बढ़ने का जो एक उसके अंदर कैपेसिटी हो। तो ऐसे जो सेक्टर्स हैं या जो ऐसे कुछ एंटिटीज हैं उनको स्पेशली ये पोर्टल हेल्प करने के लिए और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर ये एक इम्पोर्टेंट इसका ऑब्जेक्टिव रखा गया है। तो एक कंट्रोल रूम कम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसको पूरा डेवलप किया गया है and system is enabled with ICT, information communication technology, technology tools, and along with this platform, telephone, internet, video conferencing, artificial intelligence, machine learning and data analytics, ये सारे हाई हेडेड जितने टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं सबके थ्रू इन अ वे इसको कोशिश की जा रही है कि एमएसएमईज के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट किया जा सके। तो चैंपियंस इस ब्रॉड ऑब्जेक्टिव से चलाया जा रहा है, वी शुड नो दिस। नेक्स्ट टॉपिक विच वी हैव टेकन इज स्वनिधि स्कीम, ठीक है। पीआईबी से जितनी स्कीम्स आएंगी मोस्टली पीआईबी का कवरेज है जून का। स्वनिधि स्कीम 1st of June गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड दिस स्वनिधि स्कीम। बड़ा मतलब एक लिमिटेड इसका वो है, तो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, ठीक है ना, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। तो स्वनिधि का मतलब है प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, ठीक है। अब ऑब्वियसली ये कोई इकोनॉमी को उतना कोई बहुत सपोर्ट देना या उस तरह का कोई वो नहीं है, बट ह्यूमैनिटेरियन एंगल से अगर इफ वी लुक एट द प्रेजेंट सिचुएशन, तो ये सबसे ज्यादा जो कह सकते हैं जो एक क्राइसिस जिनके सामने है उनको सपोर्ट देने की बात है। तो स्वनिधि दो बातें हैं, क्रेडिट फैसिलिटी स्कीम है, ठीक है, more than 50 lakh urban and rural street vendors, so the numbers are huge, और इसमें आप 10,000 रुपीस तक का क्रेडिट देकर आप इन स्ट्रीट वेंडर्स को they can again go back to their normal life,
whatever, although it can be questioned कि 10,000 रुपए में आजकल क्या होता है, but जो बहुत ही डिप्राइव्ड लोग हैं उनको शायद ये हेल्प हो कि whatever losses they might have incurred, जो भी उनका छोटा मोटा सेटअप होगा वो सब खत्म हो गया होगा, ठीक है। तो ये एक तरह से उनको दोबारा एक तरह से उनकी लाइफ को नॉर्मलाइज करना। तो स्वनिधि इज फॉर स्ट्रीट वेंडर्स और एक क्रेडिट फैसिलिटी स्कीम है 10,000 रुपीज का क्रेडिट जो कि वसूलेंगे ये लोग। वी कैन नॉट फॉरगेट कि एक गुजराती प्राइम मिनिस्टर है हमारे पास, तो ऐसे किसी को भी फालतू में पैसे नहीं मिलने वाले, ठीक है। एंड ऑब्वियसली दे कैन रीपे, दे अर्न डिसेंटली, जैसे जैसे उनको वो होगा आगे वो इंस्टॉलमेंट्स में उसको दे कैन रीपे, ठीक है। और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने बेसिकली अनाउंस किया था अपने आत्मनिर्भर भारत अभियान में कि हम इनके लिए भी इस ग्रुप को भी टारगेट करेंगे। यहाँ एक और अच्छा कवरेज इसमें नीचे देखिएगा कि इंडिया is obviously in that group of countries who have decided to spend almost 10% of their GDP as a relief package, ठीक है। अब मैं आ रहा हूँ अमित, आपने क्या क्वेश्चन किया मुझे, I can't see, there is a question column, you can put up your question in that, ठीक है। थोड़ा सा ये बुलेट ट्रेन की तरह प्रीलिम्स वाला क्लास चलता है, तो इसमें we need to cover many topics, ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ है बताने के लिए। आप क्वेश्चन दोबारा पुटअप कर दीजिएगा क्वेश्चन सेक्शन में, तो आई विल सी इट। तो हाउ वाज 10% ऑफ जीडीपी फिक्स, ये ध्यान रखिएगा प्रीलिम्स के हिसाब से कि ये इंडिया का कोई इंडिविजुअल सेपरेट डिसीजन नहीं है, ये ओवरऑल एक ग्लोबल प्लान फ्रेम हुआ यूनाइटेड नेशंस में, ठीक है, वॉलंटरी है, ऑल दोज कंट्रीज हु वांट टू बी अ पार्ट। तो ये ध्यान रखना है कि यूएन का एक ग्लोबल प्लान है जिसमें दे हैव फिक्स्ड कि वी शुड स्पेंड 10% ऑफ आवर जीडीपी एज फाइनेंशियल स्टिमुलस, यू कैन से, और यू कैन से द रिलीफ पैकेज, व्हाटएवर सूट्स यू। तो बेसिकली ये एक यूएन बेस्ड एक प्लान था जिसको कि इंडिया ने भी इनकॉर्पोरेट किया है। ऑल्दो हमने कई आर्टिकल्स इसमें डिस्कस करे हैं अपने डीएनए में कि दिस 10% इज लाइक some sort of data manipulation, because इसमें आरबीआई और बाकी जो उनका स्टिमुलस है, उनकी जो स्कीम्स हैं, उसको भी गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं ओवरऑल कर लिया है, ठीक है। तो ये दिस इज द सिनेरियो, इसको ध्यान रखना है। ये एक जून का बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट लॉन्च्ड। एनर्जी कल ही हम लोग कवर कर रहे थे इंडिया में, ठीक है, इंडिया वाले स्पेशल क्लास में, और एनर्जी इज लाइक डायरेक्टली लिंक्ड टू द डेवलपमेंट और यू कैन से द ग्रोथ ऑफ एनी कंट्री जीडीपी। तो ये इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, दिस इज अ बिग रिफॉर्म, ठीक है। ये हुआ था पहले, ये नया नहीं है, ये 2008 से चल रहा है, ठीक है। मैं बताता हूँ अभी क्या है। बट इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ने 1 जून 2020 को ये जो रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट, विच इज एब्रिविएटेड एज RTM, सो RTM इज रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट, एंड दिस इज अ बिग रेवोल्यूशन, क्योंकि जैसे स्टॉक मार्केट्स में आप अलग अलग सिक्योरिटीज को, अलग अलग कंपनीज के शेयर्स को आप रियल टाइम में जिस तरह सप्लाई डिमांड के हिसाब से उनका प्राइसिंग वेरी करता है, एंड वी आर एबल टू बाय सेल दोज सिक्योरिटीज, इसी तरह से अब एनर्जी का ट्रांजैक्शन होगा। एंड दिस इज अ बिग रिफॉर्म, क्योंकि आपको अगर इफ यू रिमेंबर, तो मैंने हिंदू का एक आर्टिकल आपसे डिस्कस किया था डिस्कॉम्स वाला, ठीक है। अब हालांकि भूल गए होंगे क्योंकि बड़ा टेक्निकल था वो आर्टिकल, बट उस आर्टिकल में हमने डिस्कॉम्स की, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखी थी कि they have to give their energy order in advance, and many times they don't actually require that much of energy during that period of time, and but they have ordered, so they need to buy, they have to pay, और buy करेंगे क्यों जब उतना कंजम्पशन नहीं है। तो ब्रॉडली ये जो लॉसेस होते हैं डिस्कॉम्स को, ये उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थे। तो अब ये जो रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट, ये मेंस के लिए भी बहुत बड़ा टॉपिक है, प्लीज कीप इट इन माइंड।
ठीक है, क्योंकि ये जो एनर्जी रिफॉर्म्स पर कोई क्वेश्चन आए, इलेक्ट्रिसिटी जो प्रॉब्लम्स थी उसमें रिफॉर्म्स पर, तो उसमें दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट रिफॉर्म्स दैट वी हैव सीन इन रीसेंट पास्ट. तो दिस इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, it has launched real-time electricity market. The main aim of the launch is to help DISCOMs plan their power requirements. क्यों अब better होगा? Market will conduct 48 auction sessions during the day. Every day you will have 48 auction sessions. ठीक है? तो 48 times you have the opportunity, you can प्लेस योर डिमांड. तो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए आप जैसी आपकी डिमांड्स वेरी कर रही हैं, यू कैन पुट अप योर ऑर्डर एंड देन यू कैन पे अकॉर्डिंगली. तो ये जो बहुत एक तरह से डिस्क्रीट ये जो बाइंग सेलिंग हो जाएगी थ्रू दिस इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, इसीलिए बना था ये एक्सचेंज कि वन डे वी विल रीच टू दिस लेवल. सो 48 ऑक्शन सेशंस ड्यूरिंग द डे and power will be delivered within 1 hour of closure of the bid session. Just imagine, stocks में भी आपको T+2 है ना, third day you get shares in your demat account, but here you can get the electricity in 1 hour. तो ये बहुत revolutionary होगा. अब इससे फायदा क्या होगा? The market thus will help distribution companies manage their power demand supply variation. It will also help meet power supply needs in a better way. The market aims to allow power utilities manage their demand dynamically, क्योंकि 48 auctions per day हो रहे हैं, so dynamic हो गया बहुत. मतलब आप अपने demands को अपने dynamically you can sort out. It will help to save huge deviation related penalties. क्योंकि वो order पहले कर देते थे, फिर उतना उनको जरूरत होती नहीं थी, तो उसमें penalties और ये सब चीजें issues आते थे. ठीक है. So this RTM is going to help grid operators to enhance renewables. अब this is very important, और ये normally आप समझ नहीं पा रहे होगे. आप उस आर्टिकल को हिंदू वाले अगर याद करो, तो मैंने कहा था कि ये रिन्यूएबल एनर्जी का जो कंपोनेंट, स्पेशली सोलर का, ठीक है, वो जो ग्रिड में आता है ना, तो गवर्नमेंट्स ने क्या कर दिया कि ऑल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेस को ओवरऑल थोड़ा सा प्रमोट करने के लिए स्टेट्स के ऊपर सीलिंग लगा दी कि अगर आप 100 यूनिट्स यू आर बाइंग, सो यू हैव टू बाय दिस मच ऑफ सोलर एनर्जी. ठीक है. अब इनका स्टोरेज इज अ प्रॉब्लम, है ना. ये जो ऑल्टरनेटिव रिन्यूएबल एनर्जी है, इनका स्टोरेज प्रॉब्लम है. तो आप इसका जो मतलब एक तरह से वेस्टेज जो होता है, दैट इज अ बिग प्रॉब्लम. अब चूंकि आपको बहुत डायनेमिकली अपनी डिमांड को आप पुटअप कर सकते हो, तो ये क्या करेगा कि रिन्यूएबल्स की डिमांड को बढ़ा देगा. अब आप शॉर्ट टर्म में ऑर्डर प्लेस करोगे तो आपका स्टोरेज वाला इशू नहीं है, तो अल्टीमेटली ये रिन्यूएबल एनर्जी के इम्पैक्ट को इट विल हेल्प. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इंडिया 175 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2022, दिस इज द एम्बिशियस टारगेट दैट वी आर फॉलोइंग. तो इसको भी इस रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट से डेफिनेटली हेल्प मिलेगी. ठीक है. थोड़ा सा इसमें दो टर्म्स जो आए हैं, इनको एक्सपैंड करना पड़ेगा. इस पूरे इशू को, जो अभी जून का इवेंट है, इसमें एक टर्म आया है इंडिया एनर्जी एक्सचेंज. व्हाट इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम दैट इज रेगुलेटेड बाय सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, CERC. इट वाज स्टार्टेड इन 2008. Exchange has participants from various platforms that include power producers, state electricity boards, power traders and open access consumers. तो exchange, stock exchange जैसे होता है, इसी तरह एनर्जी एक्सचेंज बना है. इट्स अ लिस्टेड कंपनी. ये इंडिया में NSE और BSE पर लिस्टेड कंपनी है, और इसका काम ये है कि अलग अलग जो भी एनर्जी प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, they can come and they can sell their product. और जब सेल कर रहे हैं तो बायर चाहिए, तो एक्सचेंज में दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, अलग अलग जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, जो पावर ट्रेडर्स हैं, और जो ओपन एक्सेस कंज्यूमर्स हैं, they all can participate
तो एक्सचेंज इन सारे स्टेक होल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म पर ओवरऑल सहारा देता है। नमस्कार जी, नमस्कार। एसके लाइव कौन है भाई? तो कोई शिक्षक लग रहे हैं, जो भी हैं साहब, नमस्कार। नेक्स्ट पॉइंट इज सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, CERC। ठीक है, देखिए, दिस इज द वे, दिस इज द न्यूज। In news, we have two important institutions. One is Indian Energy Exchange, another is CERC. तो सबको आप एक तरह कैस्केडिंग में करते हुए चलो, then you will feel completeness. So what is this Central Electricity Regulatory Commission? It is a statutory body. Statutory body क्या होती है, जल्दी से बताओ कमेंट्स में। गुड इवनिंग वैशाली, गुड इवनिंग वैशाली सोनी, हाँ, is it वैशाली सोनी? एक्ट से बनी, सेटअप बाय लॉ, मेड बाय लॉ। अच्छा, स्टैट्यूट मतलब लॉ। तो स्टैट्यूटरी और लीगल राइट एक ही है कि अलग अलग है? स्टैट्यूटरी राइट और लीगल राइट, दिस इज सेम और डिफरेंट? हाँ, वैधानिक हिंदी में अलग अलग होते हैं। अच्छा नितेश जी, जरा अलग इसमें अंतर क्या है बताइए, 1 मिनट खर्च करते हैं आपके साथ। स्टैट्यूटरी राइट और लीगल राइट में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस? स्टैट्यूट क्या लॉ नहीं होता? संसद के अधिनियम द्वारा, अच्छा, संसद के अधिनियम द्वारा जो बनता है वो क्या होता है? स्टैट्यूटरी होता है। अच्छा, नितेश तो पलट गए, बोले सेम होता है। चलो पढ़ लेना भाई ये सब, ठीक है, मैं दूसरे फील्ड्स में नहीं जाता हूं, बट ये बेसिक टर्म्स हैं जिनको हमें, अध्यादेश इसमें विकास मत लाओ बेटा, अध्यादेश अलग चीज है। अध्यादेश पार्लियामेंट उसको लॉ बना सकती है, अध्यादेश या तो प्रेसिडेंट या गवर्नर। चलो, वी आर गोइंग इन द रॉन्ग पाथ। तो इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, तो क्रिएटेड बाय सम स्टैट्यूट, दैट इज सम लॉ, ठीक है। एंड इट, व्हाट इज द लॉ व्हिच हैज क्रिएटेड दिस बॉडी? इट इज इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। So Electricity Act 2003 has created this statutory body which we call Central Electricity Regulatory Commission. It is a quasi-judicial body. Quasi-judicial body क्या होती है? Strictly it's a non-judicial body, ठीक है? But it has the power to interpret law. जैसे आपको कई ट्रिब्यूनल्स है ना, CAT, SAT, these are tribunals. So they are strictly not judicial, मतलब उसमें जजेस एसेंशियली नहीं बैठते हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट होगा और उसमें हो सकता है कुछ रिटायर्ड, आप कुछ जजेस को भी ट्रिब्यूनल्स में डाल देते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन ये लॉ को इंटरप्रेट करने के लिए एक नॉन जुडिशियल बॉडीज जनरली होती हैं। सो दिस कमीशन was constituted mainly to regulate the tariff on power generating companies that are controlled or owned by government of India. समझो जो इसमें नहीं है, उस आर्टिकल में हमने डिस्कस करी थी, ये कमीशन क्यों बनाना पड़ा? Why do we need such quasi judicial body? क्योंकि अभी आपने कहा कि जो टैरिफ होता है, जो भी पावर है उसका जो टैरिफ है ना, वो वेरी करता रहता है टाइम के साथ। और फिर जो अलग अलग स्टेट्स में जो डिस्कॉम्स हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी खरीदते हैं और फिर हम सबको घरों तक पहुंचाते हैं, बेचते हैं, सो दे आर इंटरमीडियरीज इन अ वे। तो उन डिस्कॉम्स के बीच और पावर जनरेशन कंपनीज के बीच फ्रीक्वेंट बहुत टैरिफ को लेकर और पेनाल्टीज को लेकर ये सब बड़ा बहुत लीगल पचड़े हैं, है ना, ये दे आर ह्यूज, मतलब केसेस पेंडिंग इन डिफरेंट कोर्ट्स। तो उनको टाइम बाउंड एक सॉल्व करने के लिए ऐसा सोचा गया कि भाई एक रेगुलेटरी कमीशन हो जो ऐसे टैरिफ रिलेटेड, पावर टैरिफ रिलेटेड जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं उसको बहुत स्पीडली उसको सॉल्व कर सके। तो दिस इज द बेसिक टास्क ऑफ दिस सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। सो ये रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट जो लॉन्च हुआ है, दिस इज, मैं एस्ट्रिक जिस पे लगा रहा हूं,
इनको थोड़ा सा खास तवज्जो इंपॉर्टेंस दे देना, ठीक है, बिकॉज थोड़ा सा हंच है मेरे को एग्जाम को लेकर कि ये इंपॉर्टेंट रहेंगे, प्लस मेंस में भी यू कैन यूज इट इफेक्टिवली। नेक्स्ट टॉपिक, ये भी हमने डीएनए में करा है, मैं बहुत ही ब्रीफली इसको सिर्फ एक समराइज कर रहा हूं इस न्यूज को, लेकिन ये एस्ट्रिक वाली न्यूज है, ठीक है ना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट यू शुड फाइंड इट। 1 जून को कैबिनेट ने 14 खरीफ क्रॉप्स के एमएसपी को अनाउंस किया। ये 14 क्रॉप्स क्या हैं, नाम देख लेना पीडीएफ में, ठीक है, बिकॉज अभी लास्ट टू लास्ट ईयर ही पूछा था कि भाई एमएसपी में इनमें से क्या नहीं है, दे हैव गिवन 6 ऑप्शंस। तो ओवरऑल एमएसपी में क्या आता है क्या नहीं आता, जैसे कॉटन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ना, लॉजिक से करोगे तो प्रोबेबली यू विल फाइंड नहीं ऐसी ये क्रॉप नहीं हो सकती, नॉन फूड क्रॉप है, ये है वो है, ठीक है, तो थोड़ा सा ये 14 क्रॉप्स हैं। फिर आप जब इकोनॉमी पढ़ोगे तो आप ये जानते ही हो कि एमएसपी किसकी रिकमेंडेशन पर आती है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस व्हिच वी कॉल सीएसीपी, ठीक है। एमएसपी पर बहुत एनालिटिकल डिबेट्स हैं दैट यू विल रीड इन इकोनॉमिक्स कि जो कॉस्ट प्लस अप्रोच है या जो भी एमएसपी डिसाइड करने का जो मैकेनिज्म है, वेदर इट इज अप्रोप्रिएट, क्या हम अपने किसानों के साथ क्या हम जस्टिस कर रहे हैं, सच इश्यूज, तो वो तो खैर मेंस का बात हो गई। बट प्री के लिए एक ब्रॉडली बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि पूरा कोरोना उसमें सेंटर क्या है, हॉटस्पॉट क्या है, रूरल इंडिया, ठीक है, एंड आउट ऑफ दिस 20 लाख करोड़ गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग मैक्सिमम फॉर द रूरल इंडिया। तो ये जितने भी एफर्ट्स रूरल इंडिया को रिजुविनेट करने के लिए है ना, वॉट एवर गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू, उन सब स्कीम्स का क्या मोटिव है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उसका मैकेनिज्म है, ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ये ना हो कि पीएम किसान और पीएम आशा और गरीब मजदूर किसान योजना ये सब एक हो जाए, मर्ज हो जाए। तो मेक अ A4 शीट में एक चार्ट बनाओ जिसमें सारी अग्रेरियन स्कीम्स को एक साथ लिखो, ठीक है, वॉट एवर वी आर डिस्कसिंग, डू योर ओन होमवर्क एटलीस्ट फॉर सच इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और उसमें जब एक साथ होंगे ना चारों पांचों अलग, देन यू कैन obviously time and again if you have a look at that page, then your brain will ultimately it will differentiate कि भाई पीएम किसान में ये था, आशा में ये था, क्लियर है। so this umbrella scheme is PM आशा। PM आशा is प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, PM आशा, and it will help in providing return to farmers। पीएम आशा में भी 3 सब स्कीम्स हैं, अब ये जनरली नहीं मिलती हैं, तो हमने पीएम आशा पढ़ा, बट यूपीएससी ने ये स्टेटमेंट दे दिया कि पीएम आशा हैज 3 सब कंपोनेंट्स, अब हम फंस गए। तो बहुत शैलो भी नहीं पढ़ सकते, है ना, कम से कम उस स्कीम का पूरा जो भी क्लासिफिकेशन है वो पता होना चाहिए। तो 3 स्कीम्स क्या है इसके अंदर, एक है प्राइस डिफिशियंसी पेमेंट स्कीम, ठीक है, ये कई गवर्नमेंट्स अपने लेवल पर भी चलाती हैं। प्राइस डिफिशियंसी समझ पा रहे हो कि जो भी मार्केट में किसान को प्राइस मिला, ये मध्य प्रदेश की बहुत पॉपुलर एक स्कीम थी बाय द वे, ठीक है, जो भी एक्चुअल प्राइस मार्केट में अगर हम नहीं, गवर्नमेंट अगर एमएसपी में प्रोक्योर नहीं कर पाई एंड द फार्मर इज समवॉट फोर्स्ड टू सेल इट इन द ओपन मार्केट, तो व्हाटएवर द डिफरेंस इन द प्राइस, so that price differential government pays to the farmer, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको मिनिमम इतना प्राइस दूंगा, बट इफ गवर्नमेंट इज नॉट इन अ पोजीशन टू बाय द क्रॉप, तो एटलीस्ट द प्राइस डिफरेंशियल दैट गवर्नमेंट विल पे। सेकंड सब स्कीम ऑफ पीएम आशा इज प्राइस सपोर्ट स्कीम। थर्ड वन इज प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉक लिस्ट स्कीम। So these are the 3 sub schemes in PM Asha. And apart from this, there are 2 other major schemes which we have discussed time and again in our DNA sessions. One is PM Kisan, you must be knowing, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसमें कि एक फिक्स्ड जो सीधे इनकम सपोर्ट स्कीम है ना, गवर्नमेंट सीधे किसान को एक फिक्स्ड अमाउंट उसके अकाउंट में दे रही है। इसको भी हमने क्रिटिकली एनालाइज किया था कि वेदर दिस इज द राइट स्ट्रेटजी टू गिव इट टू द लैंड ओनर, बिकॉज मोस्टली जो क्राइसिस है
जिन लोगों को जरूरत है, दे आर नॉट लैंड ओनर्स, दे आर ईदर टेनेंट्स और दे आर वर्किंग ऑन द फार्म लैंड, तो वो सारे इश्यूज भी आते हैं। बट पीएम किसान है एंड अनदर स्कीम इज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये तो अभी हम कल ही डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। सो दीज आर द होलसम अप्रोच। ये सारा जब आप एमएसपी को इस तरह से करो तो उसमें ये दोनों तीनों स्कीम्स भी आनी चाहिए। क्लियर है? अच्छा, कोई बात नहीं, मैं तो देखता भी नहीं हूं आपके कमेंट्स। वो क्वेश्चन किसी ने पूछा था, वो दैट गाय इज लेफ्ट, क्वेश्चन दोबारा पूछा नहीं क्या है, व्हाटएवर। चलो नेक्स्ट, ये भी हम कर चुके हैं, ठीक है। बट अगेन इसको डबल एस्ट्रिक लगा लो, दिस इज वन ऑफ द सुपर questions that you may see in this year PTs, change in definition of MSMEs, ठीक है ना। अब इसमें ओवरऑल कैबिनेट ने इसको तो देखो अभी ये जून में क्या हुआ है, जब हमने डिस्कस किया था तब तो प्रपोजल था, ठीक है, प्रपोजल था। अब वो प्रपोजल ऑब्वियसली एक्सेप्ट होना था, बट ये एक्सेप्ट हुआ है 1 जून को, जब कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया। एंड नाउ द एमएसएमईज डेफिनेशन इज चेंज्ड। एमएसएमईज को अब टर्नओवर के बेसिस पर एसेंशियली, हालांकि अभी भी इन्वेस्टमेंट एक कंपोनेंट है, बट दिस टर्नओवर थिंग वाज मिसिंग एंड बिकॉज ऑफ दिस ये क्लासिफिकेशन में बहुत सारे गैप्स आपको दिखते थे। तो अब एमएसएमईज में अगर 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट हो, 5 करोड़ तक का टर्नओवर हो, तो द इंडस्ट्री विल बी कैटेगराइज्ड एज माइक्रो एंटरप्राइज। 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट, 5 करोड़ टर्नओवर। एमएसएमई में अगर 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो, 50 करोड़ का टर्नओवर हो, तो इट विल बी क्लासिफाइड एज ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। एंड इफ इन्वेस्टमेंट इज 50 crore and turnover is 250 crores, then it will be classified as medium units. One thing that you will observe, investment to turnover ratio is what? 5 times, ठीक है। 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 50 करोड़, 250 करोड़। तो ये याद करने के लिए भी थोड़ा आसान हो गया, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, दिस इज द न्यू क्लासिफिकेशन। What will be the advantages of this new definition? कुछ भी नया किया जाता है तो कुछ एडवांटेज सोच कर किया जाता है। एडवांटेज विल बी, इट विल हेल्प अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, ल्यूक्रेटिव हो गया, ठीक है। अब ज्यादा इंडस्ट्रीज, ज्यादा एंटरप्राइजेस इस ओवरऑल डेफिनेशन में आ सकती हैं। गवर्नमेंट बेसिकली गिव्स अ लॉट टू एमएसएमई सेक्टर। देयर आर वेरी ल्यूक्रेटिव गवर्नमेंट प्रपोजल्स टाइम एंड अगेन। सो अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है साइजेबल एक वो, और टर्नओवर के हिसाब से उसको क्लासिफाई किया जाता है, तो अब नाउ कॉर्पोरेट्स दे विल बी ल्यूर्ड टू इन्वेस्ट इन दिस सेक्टर, तो इससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। सेकंड, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इससे बढ़ेगा। थर्ड, इट विल क्रिएट मोर जॉब्स बिकॉज मोर एंटरप्राइजेस विल कम। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पोस्ट कोरोना रिबिल्डिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इसके लिए भी, क्योंकि सबसे ज्यादा एमएसएमई को जरूरत होगी। एंड विद दिस न्यू क्लासिफिकेशन, है ना, a lot many newcomers will join this forum and they will get a lot of help from government of India. तो broadly ये advantages आपको दिखते हैं। ये हमने अपने एनालिसिस में पहले भी किया था, बट कीप इट इन माइंड, एमएसएमईज के जो इम्पोर्टेंस है उसको भी स्टेटमेंट फॉर्म में दे कैन आस्क। So 60 million MSMEs in the country, more than, they contribute to 29% of India's GDP, and they are offering 10 million jobs. The MSMEs also contribute 48% in the total exports of India. So this is the economic footprint of MSMEs, and that's why we need to support this, क्योंकि employment के हिसाब से खास तौर से they are very very useful, ठीक है। लास्ट टॉपिक कर रहे हैं, वॉट एवर टाइम वी हैड, ठीक है। चलो अब फ्यूचर में इसको बढ़ाते चले जाना है, बिकॉज बहुत सारा करना है, ठीक है ना। मैं क्योंकि पीडीएफ तो आपको मिलेंगे ही, तो मैं सिर्फ क्वेश्चंस आपको डिस्कस करता जाऊंगा कि इसमें ये क्वेश्चन आ सकता है, तो यू कैन रीड इट, ठीक है ना। तो दिस स्ट्रैटेजी वी शुड ऑप्ट। लास्ट टॉपिक कर रहे हैं, जून 2, 2020 हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं, जो मिनिस्ट्री है मिटी,
ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीटी, उनके जो मिनिस्टर हैं रविशंकर प्रसाद, ही हैज लॉन्च्ड 3 न्यू स्कीम्स। क्यों? टू बूस्ट इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर पर प्रीलिम्स में इस बार बहुत बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब इसमें ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक्स का जो प्रेजेंट हमारा डायमेंशन है उस पे क्वेश्चन आ सकता है कि कितना हम एक्सपोर्ट में क्या कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। जैसे ये पॉइंटर्स हैं। इंडिया इज नाउ द सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है। टुडे there are more than 200 mobile manufacturing units in the country. In 2014, the manufacturing worth of the country was, electronics mein obviously, 1,90,000 crores roughly, but today it has increased to 4,58,000 crore. The global share of electronics has increased. India's global share of electronics has increased from 1.3% in 2012 to 3%, almost tripled in 2018. तो इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड फैक्ट्स दे कैन आस्क, ठीक है। एंड ओवरऑल जो स्कीम्स आई हैं उन पर सेंटर्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये 3 स्कीम है, तीनों को जल्दी से वी विल एनालाइज। तो स्कीम्स आर एक्सपेक्टेड टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट्स। स्कीम्स क्यों आई हैं? क्योंकि हमको इलेक्ट्रॉनिक्स में ओवरऑल we need investment. They will increase the manufacturing of mobile phones and their parts to around, just see the data, 10 lakh crores by 2025. So next 5 years में इन स्कीम्स और अदर जो प्रपोजल्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर, गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग में मोबाइल फोन्स और उनके जो एक्सेसरीज हैं उसमें 10 लाख करोड़ का मार्केट एक तरह से देख रही है। ऑब्वियसली इतना बड़ा तो हमारा अपना है। अगर हमको थोड़ा सा चाइनीज प्रोडक्ट्स कौन से बड़े, और अभी 2-3 days बैक यू मस्ट हैव रेड इन द न्यूज़पेपर्स, एप्पल अपनी जो मेजर जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है, जो फॉक्सकॉन के थ्रू वो चाइना में अब तक करता रहा है, ताइवान में भी कुछ हद तक करता रहा है, तो वो इंडिया में लाने की बात चल रही है, ठीक है ना। तो दिस इज द सिनेरियो। और अगर 2025 तक 10 लाख करोड़, दिस इज द वॉल्यूम, दिस इज द मैट्रिक्स, तो ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट हो सकता है। स्कीम्स क्या है तीनों समझेंगे एंड देन विल से गुड बाय। पहली स्कीम है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? स्कीम विल प्रोवाइड an incentive of 4% to 6% to the goods manufactured in India. जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर जो भी गुड्स मैन्युफैक्चर करता है इंडिया में, उसका जो टोटल जो वैल्यू है उसका 4 to 6% ये अलग अलग इंसेंटिव्स के थ्रू गवर्नमेंट उसको एक तरह से उसको रिटर्न करेगी। सेकेंड स्कीम ये सबसे इंपॉर्टेंट है प्री के हिसाब से, बिकॉज इसमें क्वेश्चन कोशेंट होता है ना, कि कुछ एब्रीविएटेड फॉर्म पूछ लिया, देन दे कैन आस्क कि इसने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो स्पेक्स पूछ सकता है कि ये किस फील्ड से रिलेटेड है, ठीक है। स्पेक्स इज स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड सेमीकंडक्टर्स। स्पेक्स मतलब scheme for promotion of manufacturing of electronic components and semiconductors। बेसिकली वही मोबाइल एंड एसोसिएटेड प्रोडक्ट्स ही है, बट इसको ब्रॉड कर दिया गया है क्योंकि सेमीकंडक्टर्स वगैरह अगर आ जाता है तो आप फिर चिप मैन्युफैक्चरिंग और ये सब में जब आओगे तो दैट विल हेल्प अदर आईटी प्रोडक्ट्स आल्सो। तो ये स्पेक्स स्कीम ओवरऑल इस इशू पर है और इसमें किया क्या जाएगा? इट विल प्रोवाइड इंसेंटिव ऑफ 25% ऑन द कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जो भी आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हो, जो भी आप लैंड लेबर कैपिटल, उस पर 25% जो आपकी कॉस्ट है उसको गवर्नमेंट किसी तरह से इंसेंटिवाइज करेगी। दिस इज एक्सटेंडेड टू सर्टेन आइडेंटिफाइड लिस्ट सच एज सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट्स एक्सेट्रा। तो ये बेसिकली ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से, चाइना से जो माइग्रेशन होना है उसको अट्रैक्ट करने के लिए स्पेक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम होगी।
third and the final scheme for electronics industry, it's called EMC 2.0. 2.0 मतलब पहले एक ऐसी ही स्कीम थी which was called EMC. EMC का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स. इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स, इसमें बेसिकली वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, जो इस इंडस्ट्री के लिए व्हाट इज नीडेड, उस पर गवर्नमेंट बहुत इनपुट देती है और इसके थ्रू ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर्स को और जो सप्लाई चेन्स दुनिया में हैं उनको इंडिया में आने के लिए अट्रैक्ट करना. सो EMC 2.0 में गवर्नमेंट और भी अग्रेसिव होकर इस तरह का वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके इन कंपनीज को इंडिया में अट्रैक्ट करना चाहती है. तो ये सारे टॉपिक्स थे, ठीक है. इसी तरह हम लोग परसों सेम क्लास ये करेंगे, परसों 9:30 बजे है, बट रिमेंबर, ठीक है. एंड फिर जुलाई में मैं इसको थोड़ा ऑर्गेनाइज करता हूँ. अगर इफ यू गाइज वांट तो प्लीज मैसेज मी एंड जस्ट शो मी कि यू गाइज वांट टू डू सच टॉपिक्स, तो मैं इसको और एक्सपैंड कर सकता हूँ, बट नॉट विद दीज नंबर्स, ठीक है. आई नीड एटलीस्ट 100+ स्टूडेंट्स. तो वैसे अगर रहता है तो फिर इसको करते हैं. चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. सी यू एट 9:30. अभी इंडिया वाला क्लास भी है, ठीक है, तो भूल मत जाना भाई जो पुराने हमारे लोग हैं. चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू.